श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। तो आर्मेचर रिएक्शन के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो अपन उसके बारे में पढ़े। एक जीएनए होता है, एक एमएनए होता है, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह अपन ने लिखी थी, तो उसके बारे में हमें फिर से अपन पढ़ते हैं और आगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में अच्छे से फुली डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है आर्मेचर रिएक्शन? जनरेटर का एक ऐसा पार्ट है जो आसानी से समझ में नहीं आता, तो मैं उसको आसान से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है उसके इसलिए हम आप आके क्लास कंटिन्यू करते हैं। अपनी क्लास जो चल रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए चल रही है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जो चल रही है तो हम कॉम्पिटेटिव के हिसाब से भी अपन तैयारी करेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में डीसी जनरेटर वाले चैप्टर से पूछा जाता है ना। तो अपने को एक एक नंबर के लिए पढ़ाई करनी है, तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अब आगे शुरू करते हैं अपना क्लासेस को, और आर्मेचर रिएक्शन के बारे में अपन समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसको एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि जीएनए और एमएनए क्या होता है। तो पिछली अपन ने कुछ क्लास में परिभाषा पढ़े थे जीएनए और एमएनए की, वो तो थ्योरेटिकल परिभाषा है, और आपको जीएनए और एमएनए में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, तो उससे आपको शायद क्लियर थोड़ा सा हो जाए। तो हम जीएनए किसे बोलेंगे? यदि हम जीएनए की बात करें, जीएनए, तो जीएनए क्या होगा? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है, इसका पूरा नाम होता है ज्यामितीय उदासीन अक्ष, है ना, और इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो यदि हम मेन पोल, यदि जनरेटर में दो प्रकार की अपनी पोल होती है, एक एस होती है और एक एस होती है ना, एक एन पोल होती है और एक एस पोल होती है, इसे अपन मेन पोल बोलते हैं। इस प्रकार की ये जनरेटर में जो दो पोल होती है इनको मेन पोल बोलते हैं, और इसमें एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर ये चुंबकीय बल रेखा जाती है ना, इस प्रकार से इधर से इधर चुंबकीय बल रेखाएं होती है, और चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, और एन ध्रुव से एस ध्रुव की तरफ जाती है। यही चुंबक का मैग्नेट का नियम रूल होता है ना। तो जब बेसिक थ्योरी पढ़े होंगे तो आपने इसके बारे में तो बहुत अच्छे से समझा होगा। और इन पोल को बोलते हैं मेन पोल, एन और एस को बोलते हैं मेन पोल, मतलब मुख्य ध्रुव। तो मुख्य ध्रुव का एक ऐसा अक्ष जिस पर एन दिशा का फोर्स, एन पोल का फोर्स इस तरफ लगेगा, एमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसका इस दिशा में लगेगा, इसका इस दिशा में लगेगा, ठीक है। जो पोल का होता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल, तो वो एन ध्रुव का इस तरफ लगेगा, एस ध्रुव का इस तरफ लगेगा, और इनके बीच में एक ऐसी स्थिति होगी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव एकदम नगण्य शून्य होगा। इसके एकदम सेंटर में, दो पोल के सेंटर में, जैसे एक एन पोल से और एस पोल के सेंटर में एक काल्पनिक अक्ष बनेगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होगा वो एकदम शून्य होगा या नगण्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होगा, होता है लिख देते हैं ना, होता है। तो ये इस अक्ष पर ये काल्पनिक रूप से होता है, तो ये यहाँ पे एक काल्पनिक अक्ष होता है, तो इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा, किस पर? मेन पोल के चुंबकीय फ्लक्स का प्रभाव नगण्य होता है, तो ये कहलाता है जीएनए, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। मेन पोल के यदि काल्पनिक अक्ष जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है वह कहलाता है जीएनए। तो जीएनए, इसके कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पहली है कि यह अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, मतलब ये एकदम फिक्स रहता है, नहीं करता है ना। ये जो अक्ष है जीएनए, दो पोल है, दो पोल के मध्य में इसका जो अक्ष है वो ही होगा, है ना। तो ये अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। तो इस पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। नगण्य मतलब शून्य के करीब, शून्य, है ना, एकदम शून्य के करीब होता है। नगण्य के मतलब एकदम शून्य। तो इस पर ये होता है जीएनए की स्थिति में प्रभाव, जीएनए पर प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में, इसका जीएनए होने के बाद में अपन अब देखते हैं एमएनए।
एम एन ए, एम एन ए, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका हिंदी नाम होता है चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष, है ना। अपन ने पिछले क्लास में परिभाषा वगैरह बिल्कुल अच्छे से देख लिए थे, तो उसके बारे में अब अपन समझाने के लिए क्लियर, इसमें कंफ्यूज ना होना है कि जीएनए क्या होता है और एमएनए क्या होता है। तो ये अपन देखते हैं अब एमएनए। तो एमएनए, ये जीएनए जो होता है मेन पोल में होता है ना, मेन पोल का अक्ष होता है, मेन पोल का अक्ष होता है। और लेकिन ये क्या होता है, आर्मेचर में होता है, आर्मेचर। तो ये आर्मेचर का एक अक्ष होता है। तो आर्मेचर क्या होता है, अपना एक ऐसे वृत्ताकार रूप में एक आर्मेचर होता है अपने पास में, है ना। और आर्मेचर पे क्या रखते हैं अपन, बाइंडिंग करते हैं, तो बाइंडिंग के कुछ कंडक्टर इस प्रकार हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार हमें कुछ कंडक्टर दिखाई देते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें कुछ कंडक्टर दिखाई देते हैं, ये आर्मेचर होता है। और इसके बीच में अपन एक सॉफ्ट बनाना है तो जो बना दो, नहीं बनाना तो कोई उतनी वो जरूरी नहीं रहता है। ये इस प्रकार की हमारी यहाँ पे सॉफ्ट होती है। तो ये हमारा आर्मेचर होते हैं, और ये जो है आर्मेचर कंडक्टर होते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ना। और ये हो गया आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर चालक या कंडक्टर, है ना। हिंदी में चालक बोलते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। अब ये कंडक्टर हो गया, तो जो अपना एमएनए बनेगा, तो वह एमएनए बनेगा उस अक्ष को बोलेंगे जिस पर हमारा आर्मेचर कंडक्टर पर ईएमएफ का मान 0 होता है। तो हमें मालूम, हमने पढ़ा था बेसिक में, जनरेटर की बेसिक क्लास में, कि 0 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर हमारा ईएमएफ का मान कितना होता है, 0 होता है। ईएमएफ का मान हमारा 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़े थे जब सबसे बेसिक क्या होता है कि जनरेटर में ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, कॉइल को अपन कुंडली को घुमाते हैं, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसको लिख लेते हैं, मेन पोल की एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये इस प्रकार से इसमें यहाँ पे होता है। तो 0 डिग्री ये वाली स्थिति होती है। जैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे बता दूं, ये एन पोल होता है, अपन यहाँ पे एस पोल रखते हैं, और यहाँ पे एक इस प्रकार से कॉइल रहती है अपनी, है ना। तो कॉइल को अपन जब घुमाते हैं तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। तो 0 डिग्री की स्थिति में 0 होता है, हाँ, 180 डिग्री की स्थिति में भी 0 होता है, 360 की स्थिति में भी 0 होता है, और है ना। तो ये 3 स्थिति में अपना ईएमएफ का मान 0 होता है, जो बेसिक में अपन ने पढ़ा हुआ था। तो जिस कंडक्टर पर, आर्मेचर कंडक्टर पर ईएमएफ का मान 0 है, जहां पे ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो रही हो, ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इस प्रकार इस पे एक अक्ष बनेगा, उस अक्ष को अपन क्या बोलते हैं, एम एन ए। एम, ये वाला अक्ष 0 डिग्री और 180 डिग्री पे अपना जो बनता है, अपना एक अक्ष बनता है, उसे अपन बोलते हैं एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आर्मेचर पे बनने वाला जो होता है, आर्मेचर पे बनने वाला जो अक्ष होता है, उसे एमएनए कहते हैं। और जो मेन पोल की फ्लक्स में के बीच में जो फ्लक्स अक्ष बनता है, उसे जीएनए कहते हैं। ये अंतर अपना होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो एमएनए क्या है, एमएनए अपना ये स्थान परिवर्तित कर लेता है फुल लोड पर, है ना। डीसी जनरेटर फुल लोड पर, ये लोड पर, इसको लिख लेते हैं लोड पर, यह स्थान परिवर्तित कर लेता है, स्थान बदल लेता है ना, शिफ्ट हो जाता है। और इस पर ये ईएमएफ का मान 0 होता है, इस अक्ष पर ईएमएफ का मान 0 होता है ना। यदि जीएनए पर हमसे पूछे डायरेक्टली, इस बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएनए पर जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा किस चीज का मान 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत भाग बल का, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का, या किस चीज का हमारा होता है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन में आते हैं, तो हमें आंसर टिक करना होता है या तो एमएमएफ या चुंबकीय क्षेत्र। यदि इसमें
एमएनए का पूछा होता है तो एमएनए पर हमारा ईएमएफ का मान 0 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो समझ में नहीं आ पाते हैं, तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जीएनए पर जो प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र एमएमएफ का जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है। और यदि एमएनए अक्ष की बात करें तो उस पर ईएमएफ का मान शून्य होगा। एमएनए अपना स्थान बदल लेता है और अपना स्थान यह अपना स्थान नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता? जीएनए अपना स्थान नहीं बदलता है। अब इसके बाद में अब आर्मेचर रिएक्शन देखते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन देखते हैं, तो आर्मेचर रिएक्शन देखने के बाद में इसको ये वाला भाग को मैं मिटा देता हूं। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये तो अपन ने पिछली क्लास में जीएनए एमएनए के बारे में परिभाषा वगैरह लिख लिए थे। अब दोनों को मैंने अलग अलग क्लियरिटी करके अपने को समझा दिए हैं। अब उसके बाद में अपन यहाँ पे आगे आर्मेचर रिएक्शन देखते हैं। तो ये दोनों डायग्राम को मिला के अपन एक साथ बना देते हैं, है ना। मेन पोल और अपना आर्मेचर को अपन जब रखेंगे तभी तो अपना कंप्लीट अपना जनरेटर बनेगा। ऐसा तो है नहीं है कि मेन पोल लगा दिए और आर्मेचर नहीं है तो अपना जनरेटर बन जाएगा, या आर्मेचर रख दिए मेन पोल नहीं है तो उसमें बन जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक दोनों को मिक्स करके क्या करेंगे, एक अपन ने ये आर्मेचर बना लिए और आर्मेचर पे इस प्रकार कंडक्टर लगा देते हैं ना। एक कंडक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसे अपन पास पास में ना बना के थोड़ा दूर दूर बना दे रहा है। अपने को तो समझना है, इसमें जरूरी नहीं कि कितने कंडक्टर बनाने, पर 2 की संख्या में लगाएंगे, क्योंकि जितनी कॉइल होगी उसमें कम से कम एक कॉइल में 2 कंडक्टर होते। तो हमने जैसे 3 कॉइल लगाया तो 3 के 6 सिरे होंगे, तो 3 जाने वाले होंगे और 3 आने वाले होंगे, 4 जाने वाले होंगे और 4 निकलने वाले होंगे। जैसे कि एक हमारी कॉइल है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसमें कॉइल है, तो कंडक्टर कितने हुए, इसमें 2 कंडक्टर हुए। इस तरफ से ये जाने वाला होता है, मतलब इस तरफ से करंट प्रवाहित होगी, इस तरफ से करंट बाहर आएगी यहाँ से ऐसे घूम के, और ये हमारे यहाँ पे कम्यूटेटर पे सेगमेंट पर ये बाइंडिंग कनेक्शन कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आर्मेचर पे होता है। आर्मेचर पे हमारा कम्यूटेटर भी लगा होता है। तो अभी हमें कम्यूटेटर का काम नहीं है, इसलिए हम अभी सिर्फ कंडक्टर को ले रहे हैं ना। जो हमें समझना है उसके बारे में चलते हैं ना, कि इसके लिए तो अपन ने बेसिक में एक चीज और पढ़े होंगे, जब ये कॉइल होती है तो इस तरफ से यदि करंट प्रवाहित हो रही है तो इसमें अपना थंब रूल होता है ना, राइट हैंड थंब रूल होता है। तो उसके हिसाब से करंट की दिशा कंडक्टर को इस प्रकार पढ़ेगी कि अंगूठा की दिशा करंट की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उंगलियों की दिशा क्या प्रदर्शित करेगी, एन ध्रुव को, है ना। इस प्रकार जैसे करंट की दिशा इस तरफ जा रही है तो हमने अंगूठे को इस तरफ पकड़ा, तो इसमें एन ध्रुव किस दिशा में बनेगा, इसमें एन ध्रुव बनेगा उंगलियों की दिशा में। मेरी उंगली इधर है तो इसमें एन ध्रुव इस तरह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इधर तरफ एन ध्रुव बनेगा, यहाँ पे एस ध्रुव बनेगा। यदि इसमें कंडक्टर में करंट की दिशा नीचे की तरफ है तो मैं इस प्रकार से इसको नीचे पकड़ता हूँ, है ना। इस प्रकार से इसको नीचे पकड़ता हूँ तो मेरी करंट की अंगूठा इसमें प्रवाहित करंट की दिशा दर्शा रहा है, तो उंगलियों की दिशा अपनी एन ध्रुव को दर्शाएगी। तो इसमें बाहर की तरफ एन ध्रुव बनेगा, है ना। इस प्रकार से इस दिशा में अपना एन ध्रुव बनेगा और इस दिशा में एन ध्रुव बनेगा, एस ध्रुव बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें कंडक्टर पर अपना ये एन ध्रुव बनता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो ये भी अपने को याद रहना है, बेसिक में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो अभी अपने क्लासेस में पढ़ेंगे अपन थोड़े समय में, बहुत जल्दी वो चैप्टर आने वाला है। पर हमें कोई भी चीज आगे यदि पढ़ना है तो बेसिक एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए, कब कौन सा रूल कहाँ लगेगा ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो चुंबकीय ध्रुव की दिशा कंडक्टर में, धारा प्रवाहित कंडक्टर में चुंबकीय ध्रुव की दिशा पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसको मिटा देते हैं। तो जैसे इसमें पॉइंट से अपन किसको दर्शाते हैं, पॉइंट से अपन दर्शाते हैं जिस दिशा में कंडक्टर जा रहा है ना। मतलब जैसे कोई समतल है, हमने समतल लिया, यदि इस पे पॉइंट है तो क्या होगा कि इस दिशा से यहां से करंट बाहर आ रही है, करंट के बाहर आने की दिशा, है ना, बाहर आने की दिशा होती है ना। और यदि क्रॉस है तो ये क्या होता है, अंदर जाने की ओर, अंदर जाने की दिशा, करंट के अंदर जाने की दिशा। जैसे अपन ने कॉइल बनाया था इस प्रकार से, तो कॉइल इस प्रकार से बनाया था, तो इस दिशा में यदि हमारी ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने की दिशा क्या होगी हमारी, होगी ये क्रॉस, और बाहर आने की दिशा होगी पॉइंट, है ना। तो इसको समतल पे इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं। तो कंडक्टर पे यदि हम ये दर्शा रहे हैं तो इस तरफ से कंडक्टर बाहर आ रहे हैं और इस तरफ से जैसे
अंदर की ओर जा रहे हैं। तो जब कॉइल डलती है आर्मेचर पे, तो ये कॉइल को अपन ने उठा के इस पे रख देंगे, तो एक तरफ से करंट जाएगी और एक तरफ से बाहर आएगी, आने अंदर जाने वाला सिरा और बाहर आने वाला करंट के दर्शाते हैं ना। तो इस प्रकार से अपना आर्मेचर होता है। तो अपन ने एक तरफ दर्शा दिए पॉइंट और एक तरफ क्रॉस कर दिए, है ना। वीडियो में उतना क्लियर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मेरे को उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बोल के बता दे रहा हूं कि इस प्रकार से अपने को करना होता है। अब आर्मेचर तो हमारा बन गया, अब यहाँ पे क्या बना लेते हैं अपन, मेन पोल बना लेते हैं, है ना। नॉर्मल से अपने यहाँ पे मेन पोल अपन ने बना लिया। तो ये एन ध्रुव हो गया और ये एस ध्रुव हो गया, है ना। पोल हो गए, मेन पोल हो गए। अब मेन पोल में क्या है कि यहां से इस दिशा की ओर मेन फ्लक्स की दिशा हो रही, मेन फ्लक्स इस प्रकार से यहाँ पे प्रवाहित होती है, ठीक है। जब मेन पोल की फ्लक्स की दिशा इस तरफ जाती है, ये अपने को मालूम है, बेसिक से ही अपने को मालूम है कि इस पे चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लक्स की दिशा जो होती है एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है, ये अपने को बहुत अच्छे से पता है। अब इसके बाद में अब हमने क्या पता किए थे यहाँ पे कि जीएनए क्या होता है कि मेन फ्लक्स के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र मेन पोल का ये जीएनए होगा वो इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से अपना जीएनए यहाँ पे बनेगा। ये किसका, मेन पोल का। यदि हमें आर्मेचर का जो एमएनए है, आर्मेचर पे वह अक्ष पता करना है जिस पर ईएमएफ का मान 0 होता है, ईएमएफ का मान 0 होता है, उस अक्ष को अपन क्या बोलते हैं, एमएनए बोलते हैं। यदि जिस पर आर्मेचर कंडक्टर पर बाह्य अक्ष, बाह्य काल्पनिक अक्ष जिस पर आर्मेचर पर कंडक्टर पर ईएमएफ का मान 0 होता है, तो वो भी होता है 0 डिग्री की स्थिति में, 180 की डिग्री में। तो वहां पे भी यदि हम एक अक्ष बनाएंगे हमारा, तो इस प्रकार से हमारा एक अक्ष बनेगा जो कि इसी के साथ साथ चलता हुआ हमें एकदम सेम इसी के स्थान पर मिलेगा। तो इससे हम बोलते हैं एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुई। जब जनरेटर है हमारा, जनरेटर पर सप्लाई दिए, जनरेटर पर सप्लाई दिए, और जब जनरेटर जनरेटर पे अपन ने सप्लाई देने के बाद में क्या हुआ, जनरेटर पे सप्लाई दिए, जब आर्मेचर घूमना चालू किया और जीरो मतलब जीरो लोड की स्थिति है ना, तो 0 डिग्री की जो भी स्थिति कंडक्टर आएगा इस जगह पे आर्मेचर का, और 180 डिग्री पे जो भी कंडक्टर आएगा इस पर क्या होगा कि इस पर ईएमएफ का मान 0 होगा। जनरेटर जब चालू हो गया, आर्मेचर पे यहाँ पे फ्लक्स बनने लगी, आर्मेचर घूमने लगा, तो ये घूमते हुए इसी अक्ष पर यदि जो भी इस जगह पे यदि कंडक्टर आएगा इस पर उत्पन्न ईएमएफ का मान 0 होते जाएगा, है ना। कितने भी कंडक्टर ये घूमते रहेगा, कंडक्टर यहाँ पे इस पे जो कंडक्टर रहेगा इस पे ईएमएफ का मान 0 रहेगा। और जो पोल एक बार फिक्स हो गए तो इनकी स्थिति तो बदल नहीं सकते उखाड़ के, है ना। अपन इस पे योग पे इसको कस देते पोल को, जब पोल को कस देते तो इसको उखाड़ के बदल नहीं सकते, इसलिए जीएनए यहाँ पे एकदम फिक्स होएगा, है ना। फिक्स एकदम फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन अब एमएनए क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होती है। आर्मेचर रिएक्शन कब होती है, तो आर्मेचर रिएक्शन किससे बोलते हैं अपन वो देखते हैं। सबसे पहले तो आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है वो देखते हैं, उसके बाद में आगे समझते हैं। ये दो डायग्राम थे, दोनों डायग्राम को मिला के अपन ने एक साथ बना दिया। ये जीएनए और एमएनए दोनों अपने एक साथ हो गए। मैंने रेड पेन से जो लिखा है वो एमएनए है और ब्लैक पेन से जो लिखा है वो जीएनए है। दोनों के अक्ष जब चालू जनरेटर अपन ने किया है, शून्य लोड पर है, शून्य लोड पर है, तो अपना ये दोनों अक्ष एक ही स्थिति एक साथ एक समान जगह पे होंगे, है ना। अब मैं इनको मिटा देता हूं और आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअल क्या होती है। तो वो अपने को सबको एक चीज पता है कि जो जिसकी प्रवृत्ति होती है, जिसका जो गुण होता है, वह जगह बदले या कुछ अतिकारिक प्रभाव डालता है तभी कोई विशेष परिस्थिति में बदलती है। लेकिन कुछ ही मैक्सिमम स्थिति में क्या होता है कि जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो उसकी वही होती है। जैसे कि किसी की हीटर कॉइल है, हीटर कॉइल है, उसका प्रवृत्ति, उसका गुण क्या है, करंट की सप्लाई देंगे तो वो गर्म होगा, अपने को हीट उष्मा प्रदान करेगा। प्रेस की कॉइल है ना, तो उसमें जो पदार्थ होता है नाइक्रोम, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसको उसमें करंट की सप्लाई यदि गई तो क्या होगा, उसको उष्मा उत्पन्न करना है। जैसे कोई होता है अपना फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसमें सप्लाई जाती है तो वो उष्मा के साथ प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये उसकी प्रवृत्ति, उसका गुण है ना। तो इस प्रकार से अपना एक करंट और कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण होता है, जहां पर एक चालक हो और चुंबकीय क्षेत्र हो,
जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो, है ना, चुंबकीय क्षेत्र हो और वहां पे चालक हो, तो उसमें क्या होता है, या तो करंट फ्लो होगी, या तो करंट फ्लो होगी, या इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है और चालक तार को अपन चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए या परिवर्तित किया जाए, तो इस पे क्या होता है, आई उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। ये अपने पढ़े थे, बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सभी लोग ने, और जिनने नहीं पढ़ा है तो अपनी क्लास को अटेंड करेंगे, बहुत जल्दी अपन ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होता है, किसी कंडक्टर को, है ना, किसी कंडक्टर को इस पे चुंबकीय क्षेत्र में अपन इस पे फ्लक्स परिवर्तन करवाते हैं, गति परिवर्तित करते हैं, तो कंडक्टर पर क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये अपने को पता है। अब यदि इस कंडक्टर पे जो आर्मेचर कंडक्टर है, ये इस पे तो रखे हुए हैं, अब इसको इसमें घुमा रहे हैं, तो इसमें घुमा रहे हैं तो मेन पहली कंडीशन में क्या हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कंडक्टर को घुमा रहे, तो इन कंडक्टर पर ईएमएफ उत्पन्न हो रही है और कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश की सहायता से अपन बाहर आउटपुट में वोल्टेज अपन ले रहे हैं, करंट अपन अपने सोर्स में ले रहे हैं ना। यदि अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब जनरेटर चलता है हमारा, तो जनरेटर का एक नॉर्मल सा अपन जैसे संट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर का अपन ऐसे बना लेता है डायग्राम, जैसे ये आर्मेचर हो गया और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, और इस प्रकार से हमने बनाया, है ना। यहाँ पे अपने को टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पर टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे मिल जाता है प्लस माइनस। तो जब जनरेटर घुमाना चालू किया था, जब जनरेटर स्थिर अवस्था में था, तो इन आर्मेचर कंडक्टर पे किसी प्रकार की धारा उत्पन्न नहीं हो रही थी, इनको चुंबकीय क्षेत्र में इनको घुमाया गया, गति में परिवर्तित किया गया, तो इनमें करंट उत्पन्न होने लगी। तो इसमें जब करंट उत्पन्न होने लगी तो यहाँ पे आई ए जो होता है, आई ए जनरेट होने लगी, है ना। अब यहाँ पे जनरेट होने लगी तो हमारे पास दो ही नियम है ना। यदि दूध को मिक्स करना है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, या तो पानी में दूध डालो, है ना, पानी में दूध मिलाओ तो मिक्स हो जाएगा, या दूध में पानी मिलाओ, तो ये अपनी दोनों बराबर एक ही चीज है ना। यदि दूध में मिक्स करना है तो पानी में दूध मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ, मिलना तो अपने को वही है। तो इस प्रकार से जब इस दोनों का मिक्स हो गया, तो अपने यहाँ पे कंडीशन एक चीज यही होती है कि जब ये आर्मेचर कंडक्टर को, है ना, आर्मेचर कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो यहाँ पे एक प्रकार की करंट उत्पन्न होगी। अब ये करंट, धारा प्रवाहित करंट, यहाँ पे जो फ्लक्स होती है, ये फ्लक्स हो रही है अपनी, यहाँ पे फ्लक्स एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाती है, इस प्रकार से फ्लक्स, तो धारा प्रवाहित हो गई, इसमें धारा उत्पन्न हो गई। जब धारा उत्पन्न हो गई तो ये घूमता हुआ अपने को और होता है, फ्लक्स में होता है, तो इसमें जब घूमेगा तो इसका भी है कि इसमें जब धारा उत्पन्न हो जाएगी तो इसमें भी एक प्रकार का अपना यहाँ पे एस और यहाँ पे एन प्रकार का ध्रुव अपने को मिलेगा, क्योंकि जब करंट उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह होता है, ये इसी कारण होता है। तो सीधा कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि जब आर्मेचर कंडक्टर में धारा उत्पन्न होगी तो वो अपने एक अलग से क्या उत्पन्न कर लेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा तो क्या, एक डायग्राम अपन यहाँ पे पहले ये बनाते हैं, ये आर्मेचर हो गया, ये अपने मेन पोल हो गए, ये अपने मेन पोल हो गए, एन ध्रुव और एस ध्रुव। तो अब यहाँ पे अपन समझने की बात ये है कि एक ये आर्मेचर कंडक्टर रखे हुए, ये इस प्रकार से अपना आर्मेचर है। तो ये पहली कंडीशन इस पे यही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है ये अपना मेन पोल का चुंबकीय क्षेत्र, है ना, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर ये इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की गति होती है, फ्लक्स की गति होती है, फ्लक्स की दिशा होती है। अब दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जब जनरेटर घूमना स्टार्ट कर दे, उसमें आर्मेचर करंट, आर्मेचर कंडक्टर में करंट प्रवाहित होने लगी, तो आर्मेचर खुद का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। जैसे यदि अपन समझने की कोशिश करें तो सिर्फ आर्मेचर कंडक्टर को बनाते हैं, आर्मेचर को बनाते हैं इस प्रकार से, ये अपना आर्मेचर हो गया और यहाँ पे ये आर्मेचर कंडक्टर रखे हुए हैं, इस प्रकार से आर्मेचर कंडक्टर रखे हुए हैं। तो क्या होगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमने तो हुए, इसमें आर्मेचर में करंट उत्पन्न हो गई, आईए प्रवाहित होने लगी, जब धारा, आर्मेचर धारा इसमें प्रवाहित होने लगी तो आर्मेचर खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है,
ये आर्मेचर का ये वाला कौन सा होता है, एमएनए होता है। और यदि यदि मेन पोल के इसकी बात करें तो ये जीएनए होता है ना। अपन ने यहाँ पे दोनों कंडीशन को एक साथ मिला के, दोनों डायग्राम को मिला के बनाया था। जब आर्मेचर में आर्मेचर धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र अपना बन जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो अपन एमएनए ये वाला जो अक्ष होता है, इस पर ईएमएफ का मान 0 होता है, ईएमएफ का मान 0 होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन इसी को बोलते हैं कि मेन पोल का चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर द्वारा, जब आर्मेचर में आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मेन पोल के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, वही आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। तो ये आप आर्मेचर रिएक्शन की उसमें परिभाषा में लिख लो, परिभाषा में लिख लो कि आर्मेचर में आर्मेचर धारा द्वारा, आर्मेचर में आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वह मेन फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, मेन पोल के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है ना। या चुंबकीय फ्लक्स को इसको ये बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, या चुंबकीय क्षेत्र की जगह में हम फ्लक्स का भी उपयोग कर सकते हैं ना, फ्लक्स वर्ड भी आ सकता है। यदि हम ये बोलते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड पोल की फ्लक्स को प्रभावित करता है तो वह आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो ये दो डायग्राम नोट कर लो। और अपन ने एक चीज ये, इसकी आर्मेचर की ये जो दिशा होगी है ना, आर्मेचर में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, फ्लक्स की दिशा होगी, वो किस तरफ होगी, वो होगी जैसे हमारे कंडक्टर ये बाहर की ओर आ रहे हैं है ना, ये बाहर की ओर आ रहे हैं और ये अंदर की ओर जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे क्रॉस से अपने से दर्शा देते हैं, ये क्रॉस से ऐसे दर्शा देते हैं। यदि हम राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं तो आर्मेचर कंडक्टर ये बाहर की ओर आ रहा है, तो इस प्रकार से उंगलियों की दिशा हमारी क्या होगी, इस तरफ में है ना, ये उंगलियों की दिशा, तो ये उंगलियों की दिशा है और अंगूठा हमारी करंट प्रवाहित दिशा को प्रदर्शित करता है, तो हमारा उंगलियों की दिशा एन ध्रुव को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें एन ध्रुव किधर बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पे एन ध्रुव बनेगा और यहाँ पे एस ध्रुव बनेगा है ना। और अब यहाँ पे यदि अंदर की ओर जा रही है तो उंगलियों की दिशा बाहर की ओर है, तो हमारा यहाँ पे इस दिशा में हमारा ये बनेगा एन बनेगा और इस दिशा में हमारा एस बनेगा है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे बनती है आर्मेचर में। तो कंडक्टर की दिशा को देख के, कंडक्टर में प्रवाहित धारा की दिशा को देख के हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना चुंबकीय क्षेत्र बनने की प्रक्रिया कि चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर में कैसे बनता है, क्यों बनता है और कहाँ बनता है ना। जब ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया है ना, तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे तो आर्मेचर रिएक्शन की परिभाषा तो आपने लिख लिया है ना। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अपन यहाँ पे बनाते हैं, तो इसको रेड कलर से बना देते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ये इस प्रकार से हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और इसमें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस ओर होगी है ना, ऐसे, और इसमें इस ओर होगी। इस ओर ऐसे होगी है ना। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बाहरी तरफ से नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है ना। जब ये हो गया, जब ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो जब आर्मेचर धारा बढ़ती है ना, आर्मेचर रिएक्शन की परिभाषा लिख लिए। जब यहाँ पे हमारा एक डायग्राम होता है, अपन ने जो जनरेटर का धारा डायग्राम बनाया था, ये आर्मेचर बना लेते हैं, ये शंट फील्ड वाइंडिंग बना लेते हैं और इस प्रकार से शंट जनरेटर की भी बात करते हैं। तो ये प्लस माइनस होता है, यहाँ पे ये आर्मेचर होता है, तो यहाँ पे हमारी IA करंट होती है ना। जब यहाँ पे IL, जब लोड बढ़ता है ना, जब हमारा लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तो शून्य लोड पर हो गया, शून्य लोड पर नॉर्मल हमारा इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा जो प्रभावित तो करती है, लेकिन इसका जो प्रभावित करने का जो दर है या फिर इसका मान है तो एकदम कम होता है। किसका, आर्मेचर कंडक्टर का, कि एकदम कम मान की ये यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होती है ना, इसका कम वेबर की फ्लक्स जो यहाँ पे उत्पन्न होगी, तो ये उतना मेन पोल पे उतना इफेक्ट नहीं डाल सकती। जब यदि हमारा किसी कारण से यहाँ पे लोड बढ़ जाता है, ये हमारा लोड बढ़ जाता है ना, तो ये हमारा लोड यहाँ पे बढ़ जाता है तो हमारी लोड करंट बढ़ जाती है। जब लोड करंट बढ़ जाती है तो हमारी क्या, आर्मेचर करंट बढ़ेगी। और जब यहाँ पे करंट का मान बढ़ेगा, जब करंट का मान बढ़ेगा तो हमारा क्या होता है, फ्लक्स का क्या होता है, डायरेक्टली
किस पे डिपेंड कर अनुक्रमाणु होती है? करंट पे, है ना, करंट पर। तो करंट पर प्रवाह वो डिपेंड करती, करंट पे डिपेंड करती है, और एक काय पे करती है? टर्न्स पर, है ना। तो एम्पियर टर्न्स इसका मात्रक होता है, अपने को पता है, एम्पियर और टर्न्स। तो इसका जो होता है मात्रक एम्पियर टर्न्स होता है, मतलब करंट पे प्रवाहित करती है, और कंडक्टर की संख्या पे, टर्न्स की संख्या पे ये इस पर मान डिपेंड करता है फ्लक्स का। तो जब यहाँ पे करंट का मान बढ़ेगा, आर्मेचर करंट का, तो यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाला ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है, ये जैसे मान लो 0.01 वेबर उत्पन्न हो रहा था, और हमारा किसी कारण से लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने से लोड धारा बढ़ गई, लोड धारा बढ़ने से हमारा आर्मेचर धारा बढ़ गई, तो ये मान लो 100 वेबर तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 वेबर का यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो 100 वेबर का हमारा उत्पन्न हो रहा था, है ना, 100 वेबर का हमारा यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था। तो क्या हुआ कि हमारा 10 वेबर इसके आर्मेचर पर उत्पन्न हो गया, तो इसकी दिशा इस ओर है, इसकी दिशा इस ओर है, तो ये कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगा ही। यहाँ पे जब ये इस पे प्रभाव डालता है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो प्रवाह होते हैं ना। दो प्रवाह कौन कौन से होते हैं? कि दो प्रभाव कौन कौन से होते हैं अपने? एक प्रभाव होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, है ना। एक इफेक्ट होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, टाइजिंग इफेक्ट। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो ये क्या होता है, जब इस प्रकार से ये क्रॉस करता हुआ, क्योंकि ये मेन फ्लक्स की ये फील्ड पोल है ना, मेन फ्लक्स की अपनी ये फील्ड पोल की मेन फ्लक्स है ना, ये वाली मेन फ्लक्स है। तो क्या हो रहा है कि इसको ये इसमें क्या कर दे, इसने क्रॉस कर देता आर्मेचर का ये वाला जो है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो इस प्रकार इसको ये क्रॉस करता हुआ जाता है, ये क्रॉस करता है, ये क्रॉस ऐसे इसकी फ्लक्स को क्रॉस करता है, तो इसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होने से क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, अब हम देखते हैं ना। इन दोनों डायग्राम को मिटा दूं क्या? ठीक है, इस दोनों डायग्राम को अपन यहाँ पे मिटा देते हैं। एक छोटा डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। अपन अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बारे में समझेंगे। अभी तो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में समझे। आर्मेचर रिएक्शन में दो होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है और एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो ये हो गया। अब हम पहले क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्रॉस करता है, जब ये क्रॉस कर रहा है तो क्या होता है ना। यहाँ पे ये हमारा आर्मेचर है, इसको थोड़ा छोटे रूप में बना लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम हो रहा है, तो कोई उतना वो टेंशन नहीं लेना, है ना। अपनी ड्राइंग तो वैसे भी खराब ही है। तो ये अपना आर्मेचर है, आर्मेचर है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे अपन ने मेन फील्ड पोल बना दिए। थोड़ा सा अपन सीधा बना दे रहा हूं मैं, है ना। तो यार सीधा नहीं बनाते हुए इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व में ही बना लेते हैं। ये अपना एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव हो गया। जब ये एन ध्रुव हो गया और एस ध्रुव हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना, इसकी मेन आर्मेचर की ये जो फ्लक्स बनेगी वो इस तरह से, इस तरह से इसकी फ्लक्स बनेगी। और इसमें हमारी कंडक्टर की दिशा क्या होगी, हमारे कंडक्टर की दिशा क्या होगी, जैसे यहाँ पे, जैसे यदि हमारा आर्मेचर इस दिशा में घूम रहा है, हमारा आर्मेचर इस दिशा में घूम रहा है, तो इसमें जो करंट उत्पन्न होगी तो वो करंट इस प्रकार से होगी, है ना। यहाँ पे जैसे हम यहां से निकलेगी, यहां से करंट निकलेगी और यहां से अंदर प्रवेश करेगी, यहां से अंदर प्रवेश करेगी। तो हमारा जब आर्मेचर इस दिशा में घूमेगा तो हमारा मैग्नेटिक आर्मेचर में जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी, है ना। और हमारा
ये इस प्रकार से ऐसे हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से इसमें करंट की दिशा उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या होगा, जब आर्मेचर धारा बढ़ती है, क्या आई ए जब बढ़ेगी, जब बढ़ती है तो क्या होगा, इसमें जो आर्मेचर जो के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, जो फ्लक्स उत्पन्न किया गया है, तो उसका क्या होता है, यहाँ पे इसका फ्लक्स का मान, एमएमएफ का मान यहाँ पे बढ़ जाता है, फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, तो वो मेन फील्ड पोल को अपन विरूपित कर देता है, विरूपित कर देता है। जब विरूपित कर देता है, डिस्टोर्शन डाल देता है, तो वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार से सीधे रूप में ना होके उसका कुछ इफेक्ट हो जाता है। जैसे ये इस फ्लक्स की यहाँ पे, ये वाला जो फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स की दिशा इस तरफ है, तो हमारा यहाँ पे इसका मान बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि समान दिशा होने पर ये प्रतिकर्षित करती है। और यदि ये इस तरफ में, इसका बल प्रभाव इस तरह डालेगी, तो आर्मेचर यहाँ पे हमारा, आर्मेचर की जो मेन आर्मेचर की जो फ्लक्स के कारण क्या होता है, मेन फील्ड पोल की जो फ्लक्स होती है, यहां तक तो सीधी होगी, यहां से इसके कारण ये वाली फ्लक्स की करंट की दिशा इस तरफ है, तो ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर हो जाएगी, यहां से ये नीचे है, ये नीचे हो जाएगी, यहां से ये फिर ऊपर है, फिर यहां से ये नीचे है, फिर यहां से ये सीधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन फील्ड पोल की जो फ्लक्स होती है उसका आकार बिगड़ जाता है ना। इस प्रकार से उसका आकार ऐसे बिगड़ जाएगा, इस प्रकार से उसका आकार जो बिगड़ जाएगा, जो एक समान रूप से थी यहाँ पे, है ना, जो एक समान रूप से थी, तो क्या हुआ, मेन फील्ड पोल की फ्लक्स एक समान रूप से थे, तो ये सब समांतर में सीधी रेखा में थी। लेकिन ये क्या, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर में उत्पन्न करंट के कारण, जब आर्मेचर धारा बढ़ गई, तो इसका ये उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ गया, तो ये मेन फील्ड पोल की ये दिशा को अपन, ये क्या, आकार को बिगाड़ दे रहा है, आकार को बिगाड़ दे रहा है। तो बिगाड़ने को क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन बोलते हैं ना, डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन या इसको विरूपित कर देता है, विरूपित कर देता है ना। और इसको एक समान को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी जो होती है एक समानता, उसे खत्म कर देता है, एक समानता को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये चीज समझ में आई ना, कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, तो कैसे होता है, क्यों होता है ना। अब ये तो प्रैक्टिकली रूप से हो गई। यदि हम इसको एक समझाने के लिए एक चीज और बताता हूं मैं, जैसे एक चीज और बताता हूं, जैसे कि एक हमारे पास एक बर्तन है, एक बर्तन रखा हुआ है ना, एक बर्तन रखा हुआ है, उसमें कोई गाढ़ा द्रव रखा हुआ है, जैसे कि हम लाइक दैट मान लेते हैं, कोई भी, जैसे दही रखा हुआ है ना, इसमें ऐसे दही रखा हुआ होता है, और इसमें मथनी डाल के ऐसे हम इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे इस दिशा में जब घुमाएंगे मथनी को, तो क्या होगा कि इधर साइड इसका जो दबाव होगा ज्यादा होगा, इधर साइड जो दबाव होगा वो कम होगा, है ना। इधर साइड जो दबाव कम होगा, इधर साइड जो ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार से ये आर्मेचर घूमता हुआ हमें प्रतीत होता है, घूमता है, तो इसी दिशा में हमारा यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, यहाँ पे फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। और इस दिशा में कहां पे कम होगा, यहाँ पे हमारा कुछ कम हो जाता है, यहाँ पे हमारा कम हो जाता है, जैसे यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा कम हो जाता है, यहाँ पे भी कम हो जाएगा, यहाँ पे अधिक हो जाएगा, है ना। तो कहाँ कहाँ अधिक हो रहा है, कहाँ कहाँ कम हो रहा है, तो अपने को ये समझ में आ रहा है। तो इसको, ये आकार को ऐसे समझने के लिए अपन एक जो इसका चुंबकीय फ्लक्स की जो आकार बनेगा वो कैसे बनेगा, एक लाइन हम यहाँ से ऐसे बनाते हैं, दूसरी लाइन ये बनाते हैं, तीसरी ये, और चौथी ये। तो क्या हुआ, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो जो फ्लक्स की दिशा है, ये वाली पॉइंट पे ऐसे ऊपर की ओर उठ रही है, यहां तक तो सीधी आई, यहां से ऊपर उठी, फिर ऊपर उठने के बाद में ये थोड़ी यहाँ पे नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर यहाँ ऊपर उठी, फिर नीचे आई, इस टाइप से हमारा फ्लक्स की दिशा ये हमारी बन रही है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर ऐसे बन रही है। तो ये हमारी फ्लक्स की दिशा यहाँ पे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। तो जब ये हो गई, तो एक चीज होती है लीडिंग लीडिंग पोल ट्रिप, और एक होती है ट्रेलिंग
टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। तो लीड लीडिंग लीडिंग बोल रहे हैं ना, लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप। तो टिप जो होती है वो क्या होती है, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लीडिंग पोल टिप क्या होती है, जैसे जो आर्मेचर इस दिशा में घूम रहा है, तो हमारा आर्मेचर घूम रहा है, ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे गड़बड़ बना है, थोड़ा सा यहां से ये उठ रही है, यहां से ये नीचे जा रही है, यहां से यहाँ पे ये फ्लक्स की ऊपर उठेगी, यहां से ये नीचे जाएगी, यहां से ऊपर उठेगी, यहां से नीचे जाएगी, है ना, इस प्रकार से ये ऊपर जाएगी, यहां से नीचे जाएगी, यहां ऊपर उठेगी। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा के फिर से ही बना देता हूँ ना, ये तो समझ में आ गया। पहले आप वीडियो रिवर्स करके इसका एक डायग्राम बना लेना, और मैं थोड़ा सा एक चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लीडिंग पोल टिप और वो ट्रेलिंग पोल टिप। तो उसका क्या होगा, ये आर्मेचर हो गया, ये हमारा पोल हो गए, एस हो गया, ये एन हो गया। तो इस प्रकार से हमारी कुछ आर्मेचर द्वारा ये उत्पन्न होती है ना, आर्मेचर द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होती है वो इस प्रकार से उत्पन्न हुई। तो जब यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हुई, तो मेन फील्ड की फ्लक्स की जो आकृति होगी वो कैसे होगी, जैसे यहाँ पे जो एक सिंगल डायग्राम बनाते हैं ना, एक बल रेखा, तो एक बल रेखा इस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पे इसकी दिशा इस तरफ है, तो यहाँ से ऊपर की ओर उठ जाएगी, यहाँ ये नीचे है तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पे ये नीचे की तरफ इसकी दिशा है तो ये नीचे की ओर ऐसे हो जाएगी, और यहाँ से ये सीधी हो जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाएगी। तो लीडिंग पोल टिप क्या होगा, इस दिशा में यदि आर्मेचर घूम रहा है तो इस वाले पोल को लेंगे, तो हमारा क्या होगा, लीड कौन सा वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है कि ये वाला कर रहा है, इस तरह में आगे की तरफ कौन सा है, ये वाला भाग होता है, ये वाली जो टिप है, ये वाला जो टिप है ये हमारी आगे की ओर है ना, आगे है, आगे की ओर है, और ये वाली कौन सी, ये पीछे की ओर है, ये पीछे है, ये पीछे है। तो ये वाली जो टिप है पोल की, ये पीछे है और ये वाली आगे है। तो हमारा इस प्रकार से यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा आखिरी में, जो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो क्या हुआ कि हमारा टिप जो है आगे वाली, मतलब ये कि आगे है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग, लीडिंग हिंदी में बोल सकते हैं अग्र, आगे नहीं बोलते हैं ना, अपने तो अपनी भाषा में आगे लिखा है, लेकिन ये होती है अग्र। तो क्या अग्र टिप पर फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, यहाँ पे फ्लक्स क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। ये चीज हमें एग्जाम में पूछा जाता है और ये आता है ना। तो लीडिंग पोल टिप पे या ट्रेलिंग पोल टिप पे किस पोल टिप पे हमारा फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, आर्मेचर रिएक्शन के दौरान या फिर डायरेक्टली अपने से ऐसा पूछ लेता है, तो हमारा आंसर होगा लीडिंग पोल टिप पे। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर यदि ये पूछा है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस दिशा में जनरेटर घूम रहा है, तो इस दिशा में जनरेटर घूम रहा है, तो क्या होगा कि लीडिंग ये हो जाएगी, लीडिंग ये हो जाएगी लीडिंग पोल टिप, और ट्रेलिंग कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ट्रेलिंग पोल टिप। तो ये लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप पर, तो हमारा लीडिंग पोल टिप पर हमारा फ्लक्स का मान अधिक होता है ना, ये वाली लीडिंग हो जाएगी, ये वाली लीडिंग होगी, तो कौन से पोल की किस दिशा में हमारी पे ये होगी, लीडिंग और ट्रेलिंग। तो हमें इस डायग्राम से हमें यहाँ पे समझ में आता है ना, तो आप लोग भी समझ गए होंगे उम्मीद है। अब इसके बाद में एक चीज और देखते हैं, इसमें एक चीज और देखते हैं कि ये आर्मेचर रिएक्शन के बाद में हमारा जीएनए से एमएनए कैसे शिफ्ट होता है। तो जीएनए से एमएनए शिफ्ट होने का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बस इसी का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका डायग्राम भी सेम टू सेम ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो मैं इसको मिटा दूं, तो इसको अपन मिटा देते हैं और इस पे नॉर्मल से एक डायग्राम बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब आगे जिसने नहीं किया होगा तो वो थोड़ा सा वीडियो रोक के या पीछे करके देख नोट कर लेना, है ना।
सेम टू सेम यही प्रोसेस लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप हो गई है। तो उसी प्रकार से हमारा एक, जैसे ये आर्मेचर है हमारा, ये आर्मेचर बन गया। यदि हम यहाँ पे एक, ये हमारे मेन पोल बन गए, ये हमारे एन और एस बन गया। जब हमारा ये एन और एस बन गया तो इस पे हमारे, इस दिशा में हमारा कौन सा बना रहे हैं अपन, यहां से कंडक्टर तार हमारे अंदर की ओर जा रहे हैं, हमारे कंडक्टर तार हमारे यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ईएमएफ का मान 0 होता है इस डिग्री पर। लेकिन यहां से क्या हो रहा है, बाहर आ रहे हैं कंडक्टर, यहां से इस दिशा में बाहर आ रहे हैं और ये इस दिशा से अंदर जा रहे हैं, इस दिशा से अंदर जा रहे हैं, यहां से ये बाहर आ रहे हैं। तो हमारा क्या होता है कि जो मेन पोल की जो फ्लक्स थी, इसका पहला वाला डायग्राम, तो ये इस दिशा में, यहां से हम यदि इसकी ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थोड़ी पतली लाइन वाला बनाते हैं अपन यहाँ पे, मेन पोल की फ्लक्स किस प्रकार से यहाँ पे ये होती है। तो सिर्फ मेन पोल की फ्लक्स बना रहे हैं अपन, है ना, उसका एमएनए को समझने के लिए मेन पोल की फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तो यहां से हमारी जो शुरू हुई है फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं, तो यहां से आर्मेचर पे इस प्रकार इसका मान ऊपर चला जाएगा, ये फिर यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर नीचे आने के बाद में थोड़ा सा फिर ऊपर चले जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऐसे सीधी हो जाती है। तो इसके समांतर में ही पूरी इसे अपनी फ्लक्स बनेगी ऐसे, इस प्रकार से ये बनेगी। थोड़ा सा अब नीचे की बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कुछ बन जाएगी। तो हमारी जो फ्लक्स का मान है, तो हमारा आर्मेचर कंडक्टर पर फ्लक्स का मान क्या था कि जिस कंडक्टर पर हमारा ईएमएफ का मान 0 होता है, ईएमएफ का मान 0 होता है, तो वह क्या होता है, हमारा एमएनए होता है। लेकिन क्या हुआ कि हमारा आर्मेचर कंडक्टर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा मेन पोल की फ्लक्स का आकार परिवर्तित हो गया, एक समान रूप से थी तो एक समान रूप से नहीं, कहीं से ज्यादा कहीं से कम हो गई। अब कहीं से कम और कहीं से ज्यादा हो गई, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे कर देते, इस प्रकार से ऐसे ये बनने लगी, इसको ऐसे समझ। तो ये इस प्रकार का यहाँ पे जो कंडक्टर रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में फ्लक्स का मान आने लगा। तो ईएमएफ क्यों 0 होती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है, इसलिए यहाँ पे ईएमएफ का मान 0 होता है, और इसलिए अपन इसको एमएनए मानते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स कुछ मात्रा में यहाँ पे कंडक्टर को काटने लगती है, इस मात्रा पे फ्लक्स परिवर्तित होने लगती है। तो जो हमारा इस अक्ष पर हमारा यहाँ पे जो एक अक्ष बनता था, एक बनता था जीएनए जो मेन पोल की फ्लक्स के कारण बनता था। लेकिन एमएनए क्या हुआ, आर्मेचर कंडक्टर के कारण बनता था। आर्मेचर कंडक्टर के कारण जो फ्लक्स अक्ष बनता था, एक्सिस बनता था, वो उसको हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम आर्मेचर कंडक्टर पर ऐसा कंडक्टर अक्ष, काल्पनिक अक्ष, या फिर जो कंडक्टर का अक्ष है जिस पर ईएमएफ का मान 0 होता है। लेकिन इस अक्ष पर हमारा नो लोड की स्थिति में इसी जीएनए पर ही हमारा एमएनए था। लेकिन लोड बढ़ा, आर्मेचर करंट बढ़ी, आर्मेचर करंट बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसमें बेवर फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ गया। तो इसके मेन पोल की फ्लक्स क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, आकार बदल गया। जब आकार बदल गया तो जो हमारा जो इस ये वाले कंडक्टर इस स्थिति पे थे, इस पे ईएमएफ उत्पन्न होने लगा। तो क्या हुआ कि हमारा एक कंडक्टर ये वाला जो खाली रह गए, तो यहाँ पे इस वाले कंडक्टर पे और इस वाले कंडक्टर पे क्या हुआ, ईएमएफ का मान 0 हो गया। ईएमएफ का मान 0 हो गया तो क्या हुआ कि हमारा एक अक्ष बन गया कंडक्टर पे इस प्रकार, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ। तो इस प्रकार हमारा एक अक्ष बना। तो ये वाला जो सीधी लाइन बनता है, थोड़ी सी अपनी ड्राइंग गड़बड़ है, सीधी दिक्कत होती है लाइन बनाने में, फिर भी कोशिश करते हैं कि चीजें जितना अच्छे से हो सके
उतना अच्छे से तो आपको समझाए, है ना। तो इस प्रकार से हमने एक अक्ष बनाया इन कंडक्टर पे, तो ये हमारा कहलाता है MNA। तो क्या होता है कि लोड के कारण क्या हुआ कि आर्मेचर कंडक्टर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, उसका मान बढ़ गया। उसने क्या किया, मेन फील्ड पोल की फ्लक्स को आकार को विरूपित कर दिया, और आकार को विरूपित कर दिया तो क्या हुआ कि जो हमारा इस अक्ष पर GNA और MNA के अक्ष पर के जो कंडक्टर थे उस पे EMF का मान 0 था। तो आर्मेचर धारा बढ़ने के कारण, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि EMF इस पे उत्पन्न होने लगा। लेकिन धीरे से यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, ऐसे ऐसे करके ये जो कंडक्टर है, ये ऐसे कंडक्टर मिले हमें कि इस पे EMF का मान 0 हो गया। तो इस अक्ष पर जो हमारा MNA होगा वो हमारा MNA यहाँ पे बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि थीटा डिग्री लोड पर MNA अपनी थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है या खिसक जाता है या अपने स्थान बदल लेता है ना। तो इस प्रकार से ये MNA अपने हिसाब से, अपने अनुसार शिफ्ट होता है। लोड की मात्रा पे, लोड पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है ना। तो इस प्रकार से ये, अब ये तो हो गया, इसके बारे में मैं कुछ बोल देता हूं। तो आप जो लिखने वाली चीज है, तो आपने तो पहले तो वो लिख ली है कि ये क्या लिख लिए, GNA के बारे में लिख लिए थे पिछली क्लास में, और MNA के बारे में भी लिख लिए थे। अब आर्मेचर कंडक्टर की परिभाषा तो अभी लिख लिए। अब उसमें ये डायग्राम वगैरह तो आपने सब बना लिए हैं। तो उसके बाद में आप लिखो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आप क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बारे में लिखिए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बारे में लिखिए। आर्मेचर धारा के द्वारा, आर्मेचर धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुख्य मुख्य पोल, मेन पोल, मेन पोल के चुंबकीय क्षेत्र को, के चुंबकीय क्षेत्र को, के चुंबकीय क्षेत्र को बीच से क्रॉस करती है। ये बीच से क्रॉस करती है, बीच से क्रॉस करती है, बीच से क्रॉस करती है। तो इसे, और इसे तोड़ने का प्रयास करती है, इसे तोड़ने का प्रयास करती है, पर तोड़ नहीं पाती, पर आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे तोड़ने का प्रयास करती है, तो इसे आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के उपाय, है ना, उपाय में लिखेंगे, आप लिखो साइड हेडिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करना या नष्ट करना या फिर हटाना, है ना। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के उपाय, इफेक्ट आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। तो उपाय क्या है, यहाँ पे जो हमारा कार्बन ब्रश होता है ना, तो कार्बन ब्रश पे एक चीज क्या होती है, यहाँ पे जब लोड कम होता है ना, शून्य लोड होता है, शून्य लोड पर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कार्बन ब्रश यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। कार्बन ब्रश के बारे में अपन अगली क्लास में कैसे शिफ्ट करते हैं, कहाँ पे क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम अगली क्लास में लिखेंगे। अभी थोड़ा सा क्लासेस ज्यादा लंबी हो रही है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 0 MNA की स्थिति में, यहाँ पे MNA की स्थिति में क्या होता है कि ये यहाँ पे EMF का मान 0 होता है, तो कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग नहीं होती। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे EMF उत्पन्न होने लगती है ना, करंट आ जाती है, करंट उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थान पे हमारा क्या स्पार्किंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कार्बन ब्रश किससे जुड़ा होता है, जिस कॉइल में हमारा करंट उत्पन्न होता है, EMF उत्पन्न होता है, उससे जुड़ा होता है। लेकिन इस कंडक्टर में भी अपनी करंट उत्पन्न होने लगता है, तो यहाँ पे स्पार्किंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्पार्किंग बढ़ जाती है, तो जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जो हमारे कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जो हमारे कार्बन ब्रश इस प्रकार से लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, रॉकर आर्म की सहायता से हम इसको ऐसे MNA की स्थिति पर लाने की कोशिश करते हैं। जिस कंडक्टर पे EMF का मान 0 होता है, वहां पे आते हैं कार्बन ब्रश, तो वहां पे स्पार्किंग नहीं होती है। तो कार्बन ब्रश और स्पार्किंग के बारे में अपन थोड़ी सी अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अभी अपन जो इंपॉर्टेंट जो पढ़े उसको नोट कर लेते हैं ना। तो ये MNA पे शिफ्ट कर देते हैं, तो जितना डिग्री अपन रॉकर आर्म से कार्बन ब्रश को शिफ्ट करते हैं, तो वही डिग्री अपनी लगभग MNA शिफ्ट होने की डिग्री होती है लगभग, है ना। तो जो थीटा डिग्री से अपन शिफ्ट हो जाता है। तो इसको कम करने के उपाय, पहला उपाय है कार्बन ब्रश को MNA पर शिफ्ट करना, MNA पर शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया। और दूसरा ये उपाय है कि इस पर कंपन सेटिंग वाइंडिंग करते हैं, कंपन सेटिंग, इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या
प्रतिकारी, है ना, हिंदी नाम है कंपनसेटिंग बाइंडिंग के, प्रतिकारी प्रतिकारी बाइंडिंग करते। तो इससे क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमारा खत्म हो जाता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हम किसको करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग, और कार्बन प्लस को एमएनए पर शिफ्ट करते हैं। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या करती है, ये डीमैग्नेटाइजिंग को भी खत्म करती है। तो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मतलब टोटली हम ये कह सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग कर सकते हैं ना। तो अब उसके बाद में आप साइड हेडिंग डालो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहां पर कम्यूटेटर, वो आर्मेचर पर 10 वेबर का यहां पे उत्पन्न हुआ, क्या फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और क्या हुआ, यहां पे 100 वेबर हो रही थी, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे से 100 माइनस 10 हो जाएगी, तो आउटपुट में हमें कितना मिलेगा, 90 फ्लक्स। तो हमें ये ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, ये क्रॉस करने की वो प्रकृति का होता है, तो ये फ्लक्स को, रिजल्टेंट फ्लक्स को कम कर देता है। तो ये क्या करता है, डीमैग्नेटाइज कर देता है, मेन पोल को डीमैग्नेटाइज कर देता है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे आर्मेचर की करंट द्वारा, आर्मेचर की करंट द्वारा आर्मेचर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर की करंट द्वारा आर्मेचर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मेन पोल की, में मुख्य ध्रुव की, मेन पोल या मुख्य ध्रुव की चुंबकीय फ्लक्स को या चुंबकीय क्षेत्र को विचुंबकित या डीमैग्नेटाइज करती है, विचुंबकित या डीमैग्नेटाइज करती है, तो या विचुंबकित या कमजोर करती है ना, विचुंबकित डीमैग्नेटाइज, या यहाँ पे क्या कमजोर कर रही है, तोड़ने का प्रयास कर रही है, कमजोर कर देती है पर तोड़ नहीं पाती है ना, तो कमजोर कर देती है, ये यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे तो अपन ने क्या इसको ऐसे, ये देखो ये यहाँ पे कमजोर कर देती है, तो तोड़ने का प्रयास करती है, तोड़ नहीं पाती लेकिन कमजोर कर देती है, तो कमजोर कर देती है तो उसको ये डीमैग्नेटाइज, विचुंबकित या कमजोर करती है, तो इस प्रभाव को डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव को डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को करने के लिए क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइज लिखो उसमें नेक्स्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए मेन पोल पर छोटी मशीन, छोटी डीसी मशीन में, छोटी डीसी मशीन में मुख्य पोल पर एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं, मुख्य पोल पर एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं, इस प्रकार से एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं। जैसे 10 वेबर का यहाँ पे फ्लक्स आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है, तो उतनी टर्न लगा देते हैं एक्स्ट्रा टर्न कि यहाँ पे 10 वेबर एक्स्ट्रा उत्पन्न होगा, और इसे किससे जोड़ देते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं। जब लोड करंट यहाँ पे बढ़ेगा तो इसको आर्मेचर में जुड़ेगा, तो इसी को 10 वेबर होगा। इसी को यदि इसमें टर्न बढ़ा दिया जाए, है ना, एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं। और बड़ी मशीनों में क्या करते हैं, टर्न की संख्या ज्यादा कर देते हैं। तो आपने लिखा छोटी डीसी मशीनों में मेन मुख्य पोल पर एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा टर्न लगाते तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 10 मिली वेबर का ये कर रहा, तो 10 मिली वेबर ये एक्स्ट्रा करके इसको खत्म कर देता है और अपना मुख्य पोल का ये फ्लक्स बनाए रखता है। तो इस प्रकार से इसको समाप्त किया जा सकता है। यदि बड़ी मशीनों में क्या होता है, एक्स्ट्रा टर्न तो लगाते ही हैं, एक्स्ट्रा टर्न लगाने के साथ साथ हम एक मुख्य पोल पर कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग का भी यही, उसको क्या आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जब आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो इसमें भी फ्लक्स का मान बढ़ेगा, इसमें भी करंट उतनी मात्रा में प्रवाहित होगी, और उसके किसके विरुद्ध होगी, आर्मेचर फ्लक्स के विपरीत दिशा में होगी। तो इसको मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त कर देती है या कम कर देती है ना। तो बड़ी डीसी मशीनों में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आर्मेचर रिएक्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ये आज की क्लास इतनी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे बहुत जल्दी अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कम्यूटेशन के बारे में, है ना, कम्यूटेशन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। कम्यूटेशन क्या होता है, आज की क्लास में हमारा था आर्मेचर रिएक्शन, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन कम्यूटेशन के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। तो अगली क्लास में हम बहुत जल्दी लेके आते हैं कम्यूटेशन के बारे में। और हमारा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो बहुत जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखें, क्लास अटेंड करें। रोज अपन वीडियो डाल ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी अपन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राम जी की।